हम ये जानेंगे कि जो रिच 1% लोग होते वो कैसे इन्वेस्ट करते जिससे वो बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर लेते। तो ये वीडियो को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले हम एक शॉर्ट केस स्टडी देखेंगे, फिर हम इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट में आएंगे और वो सीक्रेट स्ट्रेटेजी को जानेंगे जो मैंने काफी सारे सक्सेसफुल लोगों की लाइफ को स्टडी करके समझी, और फिर हम ये जानेंगे कि आप कैसे उस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हो अमीर बनने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों 2020 एक बहुत ही यूनिक ईयर था। इसमें बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियली स्ट्रगल करना पड़ा जब कोविड लॉकडाउन की वजह से उनको जॉब से निकाला जा रहा था या उनकी सैलरी कम की जा रही थी। स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ, बहुत लोगों ने पैसा लूज किया और बहुत लोगों ने पैसा कमाया। लेकिन कुछ लोगों ने उसी साल इतना पैसा अर्न किया जितना आप सोच भी नहीं सकते। जैसे इलॉन मस्क ने $120 बिलियन अर्न किए, यानी 8.4 लाख करोड़ सिर्फ उस एक साल में। अब दोस्तों बहुत लोग इतने पैसे अपनी पूरी लाइफ में शायद कभी देख भी नहीं पाएंगे, लेकिन ये इलॉन मस्क की पूरी नेटवर्थ भी नहीं है, ये सिर्फ उसकी एक साल की अर्निंग है। अब दोस्तों अगर आप इलॉन मस्क को देखोगे तो आपको लगेगा कि ये कोई ऐसा आदमी है जिसको पैसों की इतनी नॉलेज होगी नहीं, क्योंकि ये दिखने में एकदम मासूम और नर्डी लगता है। लेकिन अगर आप इसकी बायोग्राफी को रीड करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो पैसों के मामले में हमेशा बहुत ज्यादा स्मार्ट रहा है। इनफैक्ट जितने भी रिच लोग होते यानी ये टॉप 1% के लोग, वो पैसों के मामले में हमेशा स्मार्ट रहते हैं। इस चीज को हम आज की वीडियो में काफी डिटेल में समझेंगे, क्योंकि इलॉन मस्क ने अपने कॉलेज में फिजिक्स और बिजनेस में डुअल डिग्री की थी, क्योंकि उसका पैशन फिजिक्स में था, लेकिन उसे ये भी पता था कि फ्यूचर में उसे बिजनेस करना पड़ेगा और पैसों को मैनेज करना पड़ेगा। तो इसीलिए उसने फिजिक्स के साथ बिजनेस की स्टडी की और फिर वो अपने करियर के स्टार्ट से ही सिर्फ $1 का लंच करता था ताकि वो अपना बाकी सारा पैसा इन्वेस्ट कर सके, क्योंकि उसे पता था कि वो हर $1 जो आज सेव कर रहा है उसे वो अपनी फेवरेट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है, जो कंपाउंडिंग के पावर से बहुत बड़े अमाउंट में ग्रो हो सकता है। क्योंकि दोस्तों जब भी हम किसी रिच लोगों को देखते तो मेजॉरिटी लोग यही कहते कि ये लोग लकी थे या इनके पास बहुत सारा पैसा था इसलिए ये आज ऐसी लाइफ जी रहे। लेकिन दोस्तों सच ये है कि जो लोग आज सबसे अमीर है वो अचानक से रातों रात अमीर नहीं बने। जैसे इलॉन मस्क ने उसका $120 बिलियन एक्चुअली में सिर्फ एक साल में अर्न नहीं किया था। इनफैक्ट उस साल इलॉन मस्क ने इतना हार्डवर्क भी नहीं किया होगा जितना उन्होंने पिछले 10-20 साल पहले किया होगा, क्योंकि वो पिछले 17 सालों से टेस्ला मोटर्स के पीछे काम कर रहे हैं उसे एक सक्सेसफुल कंपनी बनाने के लिए, जिसका रिजल्ट लोगों को आज दिख रहा है। लेकिन जब उन्होंने अपनी कंपनी पेपैल को 2002 में सेल किया था $180 मिलियन में, तो उन्होंने उसका पूरा अमाउंट सिर्फ 3 कंपनी में इन्वेस्ट किया था। 55% स्पेसएक्स में, 15% सोलर सिटी में और बाकी 40% टेस्ला में। मतलब उन्होंने उस 180 मिलियन में से कुछ भी पैसा अपने लिए खर्चा किया ही नहीं, और फिर वो अपने फ्रेंड के घर में रहने लगे क्योंकि उनके पास रहने को घर ही नहीं था। फिर दोस्तों 2008 में ये टेस्ला मोटर्स बैंकरप्ट होने ही वाली थी, तब इलॉन मस्क मर्सिडीज बेंज की पेरेंट कंपनी डैमलर के सीईओ के पास गए उनसे मदद मांगने कि वो किसी भी तरह टेस्ला को खरीद ले और उसे डूबने से बचा ले, क्योंकि उनकी कंपनी टेस्ला के पास उतने पैसे थे ही नहीं सर्वाइव करने के लिए। लेकिन उनका ऑफर रिजेक्ट कर दिया गया। फिर इलॉन मस्क ने अपनी बची हुई सारी वेल्थ और सेविंग्स को टेस्ला को बचाने में लगा दी, और फिर काफी दिनों तक वो होमलेस भी थे जहां उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं था। फिर दोस्तों 2016 में भी टेस्ला वापस स्ट्रगल कर रही थी, और तब इलॉन मस्क ने एप्पल कंपनी के सीईओ टिम कुक से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन तब टिम कुक ने इलॉन मस्क से मीटिंग भी नहीं की और फिर वापस से किसी तरह इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी को बचा लिया। लेकिन दोस्तों आज हम सब जानते हैं कि दुनिया का सबसे अमीर इंसान कौन है, और आज की तारीख में सबसे पॉपुलर ऑटोमोबाइल कंपनी कौन सी है। जितनी फेमस और वैल्यूएबल ये कंपनी आज हो गई है, शायद ही कोई और कार कंपनी इतनी हुई होगी। और दोस्तों बहुत लोग इसे ब्रांड और क्वालिटी के मामले में इसे कार इंडस्ट्री की एप्पल कंपनी कहते हैं। अब दोस्तों ये कहानी मैंने आप लोगों को इसीलिए सुनाई क्योंकि बहुत लोग जब स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते और वो स्टॉक जब थोड़ा सा नीचे जाता है तो लोग इतना डर जाते हैं जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। लेकिन बहुत लोगों को इलॉन मस्क या बहुत सारे बिजनेसमैन की एक्चुअल स्टोरी पता भी नहीं होती है कि उन्हें कितने सारे अप्स एंड डाउन से गुजरना पड़ता है। इनफैक्ट हर एक सक्सेसफुल कंपनी और बिलियनर की स्टोरी कुछ ऐसी ही होती है। तो इसीलिए अगर आपको आने वाले 10-15 साल में एक अच्छी फाइनेंशियल लाइफ जीनी है तो आपको भी आज ऐसे अच्छे इन्वेस्टमेंट्स करने होंगे और अच्छे बिजनेस खरीदने होंगे जिससे आप लॉन्ग टर्म के लिए हर अप्स एंड डाउन्स में होल्ड कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों आप चाहो या मत चाहो, लेकिन अमीर बनने का सबसे फास्टेस्ट तरीका बिजनेस के थ्रू ही है, और आप ऐसे अप्स एंड डाउन्स को तब हैंडल कर पाओगे जब आप किसी कंपनी को इस तरह खरीदोगे जैसे वो कंपनी आपकी खुद की है। तो इसीलिए अब हम आते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ कि आप कैसे रिच लोगों की तरह इन्वेस्टिंग कर सकते हो। तो दोस्तों हमें और आपको इलॉन मस्क जैसा एक्सट्रीम रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, ना हमें दूसरे प्लेनेट में जाके सोसाइटी बनानी है, और ना ही मुझे दुनिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन बनना है। अगर आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन हम कम रिस्क लेके भी अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। जैसे आप अपने लिए इमरजेंसी फंड्स रख सकते हो
और एक कंपनी की जगह अच्छी क्वालिटी की 5-10 एग्जिस्टिंग कंपनीज चुन सकते हो जिनका ऑलरेडी एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है प्रॉफिट कमाने का, जिसके लिए आपको एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करना होगा। तो अगर आपको फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, जब भी लोग स्टॉक मार्केट में एंटर करते तो मेजोरिटी लोग उसमें ट्रेडिंग करते, और जो गिने चुने लोग इन्वेस्टिंग करते तो उसमें भी मेजोरिटी लोग ये करते कि वो 25-30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेते और फिर उसके ऊपर वो 8-10 म्यूचुअल फंड्स खरीद लेते, जिसके बारे में उनको कोई भी आइडिया नहीं होता है कि फ्यूचर में वो कंपनी कैसे ग्रो होगी और वो म्यूचुअल फंड्स में कौन सी कंपनीज है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो पहली बात, आप इतने सारे स्टॉक्स को लंबे समय तक होल्ड कर पाओगे ही नहीं, क्योंकि आप इतनी सारी कंपनीज की इतनी सारी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते ही नहीं हो। तो जब भी स्टॉक मार्केट क्रैश होगा या मार्केट करेक्शन होगा तो आपको टेंशन लेना पड़ेगा कि कौन सा स्टॉक खरीदे और कौन सा बेचे। और अगर आपकी कुछ कंपनी सक्सेसफुल हो भी जाती है तो आप अच्छे रिटर्न्स कमा तो लोगे, लेकिन बहुत ज्यादा वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि आपने एक बड़ा अमाउंट उस सक्सेसफुल कंपनी में इन्वेस्ट किया ही नहीं था कि वो बहुत बड़ी अच्छी वेल्थ में ग्रो हो सके। क्योंकि दोस्तों, जब भी आप डाइवर्सिफाई करते हो तो आपका प्राइमरी फोकस ये होता है कि आपको अपनी वेल्थ को रिटेन करना है और रिस्क को रिड्यूस करना है। लेकिन जब आप बिना रिसर्च के डाइवर्सिफाई करते हो तो ना आप रिस्क को रिड्यूस करते हो और ना ही आप वेल्थ क्रिएट कर पाते हो, क्योंकि वेल्थ क्रिएशन का गोल्डन रूल ये है कि वेल्थ इज क्रिएटेड फास्टर थ्रू कॉन्सेंट्रेशन एंड रिटेन्ड थ्रू डाइवर्सिफिकेशन। अब दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको जल्दी वेल्थ क्रिएट करना है तो आपको कॉन्सेंट्रेट करना होगा, डाइवर्सिफाई नहीं। और ये कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्सिफिकेशन का एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है, जिसका मतलब ये है कि आप एकदम गिनी चुनी कंपनीज में पूरी रिसर्च करके, जैसे सिर्फ 2 या 5 कंपनीज में अपनी पूरी सेविंग्स इन्वेस्ट करते हो। जैसे अगर आप किसी भी रिच लोगों का पोर्टफोलियो देखोगे तो आपको उनका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अनबैलेंस लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे उन्होंने सही तरीके से डाइवर्सिफाई किया ही नहीं है। जैसे जेफ बेजोस का पोर्टफोलियो कुछ इस तरह है, क्योंकि शुरुआत में इन्होंने अमेज़न से वेल्थ क्रिएट की और फिर जब इनकी वेल्थ बिल्ड हो गई तब जाके उन्होंने दूसरी कंपनी में और दूसरी जगह डाइवर्सिफाई करना शुरू किया। या फिर अगर आप बिल गेट्स का पोर्टफोलियो देखोगे तो आज उनके पास माइक्रोसॉफ्ट का सिर्फ 1% शेयर्स है, जबकि वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे और मेजॉरिटी शेयर होल्डर थे। तो यही स्टोरी आपको सारे फाउंडर्स में दिखेगी कि शुरुआत में उन्होंने एक स्टॉक से कॉन्सेंट्रेट करके वेल्थ क्रिएट करी और फिर वो रिटेन करने के लिए उसे डाइवर्सिफाई करते। और फिर जो लोगों ने खुद कंपनी स्टार्ट नहीं की होती है लेकिन इन्वेस्टिंग से वेल्थ बिल्ड की है, जैसे वॉरेन बफे, तो उनका पोर्टफोलियो भी आपको कुछ इस तरह दिखेगा। या फिर अगर आप चार्ली मंगर का पोर्टफोलियो देखोगे तो वो भी आपको कुछ इस तरह दिखेगा। या फिर अगर आप राकेश झुनझुनवाला का पोर्टफोलियो देखोगे तो उनका पोर्टफोलियो भी एकदम अनबैलेंस लगेगा। एकेडमिक फाइनेंस के लोग आपको कहेंगे कि आपको ऐसा पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, लेकिन वॉरेन बफे कहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन इज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट इग्नोरेंस, क्योंकि अगर आपको पता नहीं कि आप क्या कर रहे हो तो डाइवर्सिफिकेशन आपकी हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर मुझे पता है कि एक कंपनी बहुत सक्सेसफुल होने वाली है तो मुझे डाइवर्सिफाई करने की जरूरत ही क्या है। तो मैं अपनी मेजॉरिटी वेल्थ उस एक कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा जो 30% के या 35% के रेट से ग्रो होगी। मैं जबरदस्ती डाइवर्सिफिकेशन के नाम पे दूसरे एवरेज इन्वेस्टमेंट्स में क्यों डालूं जो 10-15% के रेट से ग्रो हो रही है। तो इसीलिए इट मेक्स लिटिल सेंस इफ यू नो व्हाट यू आर डूइंग। इस चीज को हम आने वाले वीडियोस में काफी डिटेल में स्टडी करेंगे जब हम पोर्टफोलियो और डाइवर्सिफिकेशन की बात करेंगे। क्योंकि दोस्तों, जब भी मार्केट क्रैश होता है तो आप हमेशा यही देखोगे कि किसी बड़े इन्वेस्टर ने कोई 1 या 2 कंपनी में इन्वेस्ट किया है और फिर वो उसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं। लेकिन मेजॉरिटी मिडिल क्लास के लोग जो स्टॉक मार्केट को थोड़ा बहुत जानते हैं और अगर वो मार्केट क्रैश के बीच इन्वेस्ट करने की हिम्मत करते तो वो वैसे टाइम पे 25-30 कंपनी के स्टॉक्स खरीद लेते जिनके बारे में उनको ABCD भी पता नहीं होती है। और इसीलिए मेजॉरिटी लोग यानी 99% लोग स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर पाते ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने उस स्टॉक्स को अच्छे प्राइस पे खरीद तो लिया है लेकिन अब उनको खुद को पता नहीं है कि उन्होंने उस स्टॉक को खरीदा क्यों है और वो कंपनी फ्यूचर में क्या करने वाली है, वो ग्रो होगी भी या नहीं। जिससे अल्टीमेटली होता ही है कि जो स्टॉक ऊपर जाते तो लोग उसे छोटे मोटे प्रॉफिट लेके सेल कर देते और जो स्टॉक लॉस में होते लोग उसे सालों साल होल्ड करके रखते उसके रिकवर होने के इंतजार में, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट बुक करने में मजा आता है और लॉस में सेल करने में बुरा लगता है। इसे हम रिस्क अवर्जन और संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं, जिसे हम किसी और दिन एकदम डिटेल में समझेंगे। इसी तरह लोग इस वेल्थ क्रिएटिंग गेम को एक लूजिंग गेम बना देते हैं। अब दोस्तों, नो डाउट ये कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो वाली स्ट्रेटेजी रिस्की है, लेकिन मैं आप लोगों को ये इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट से एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न चाहते हैं। जैसे एक साल में ही 1 लाख रुपया उनका 10 लाख में ग्रो होना चाहिए या उससे भी ज्यादा, जिसके लिए वो ट्रेडिंग करते हैं और अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा होना इम्पॉसिबल है। आपको किसी भी स्टॉक से और स्टॉक मार्केट से उतना ही रिटर्न मिल सकता है जितने रेट से वो कंपनीज एक्चुअल में ग्रो होती है। अब दोस्तों, आगे बढ़ने अब मैं आप लोगों को कुछ सिंपल टिप्स देता हूँ कि कैसे आप स्मार्ट इन्वेस्टर्स की तरह
इन्वेस्ट कर सकते हो और अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है कि आपको कुछ गिनी चुनी इंडस्ट्रीज को अच्छे से समझना है और उसकी आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए जितनी बाकी दूसरे एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स को ना हो, क्योंकि अच्छी वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक कंपनी भी काफ़ी है। जैसे अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में इंटरेस्टेड हो तो आप सिर्फ इस एक इंडस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। आपको ये समझना होगा कि ये इंडस्ट्री काम कैसे करती है, कंपनी के पास कौन सा पावर होता है जिससे लोग बार बार उनसे ही सर्विस लेते हैं, जैसे नेटवर्क इफेक्ट, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, शेयर्ड प्राइसिंग पावर, इनका मोड क्या होता है, फिर वो इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स कैसे काम करते हैं और अच्छी कंपनीज परफॉर्म कैसे कर रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट में एंटर करते ही अलग अलग सेक्टर्स के स्टॉक खरीदोगे, जैसे एक आईटी सेक्टर का स्टॉक पिक करोगे, फिर दूसरा फार्मा इंडस्ट्री का स्टॉक पिक करोगे, फिर तीसरा बैंकिंग इंडस्ट्री का स्टॉक पिक करोगे, तो आप खुद परेशान हो जाओगे कि ये सब कंपनीज काम करती कैसे है। और मार्केट में डेली इतनी न्यूज़ आती रहती है कि आप खुद फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और गिव अप कर दोगे कि स्टॉक मार्केट बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इसीलिए जब आप एक इंडस्ट्री से स्टार्ट करोगे तो आप उसके एक्सपर्ट बनोगे और कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी होगी तो सबसे पहले आप ही उसे आइडेंटिफाई करोगे। अगर पैसे प्यारे हैं और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, स्किप मत करना। फिर दोस्तों दूसरी एडवाइस आप लोगों के लिए मेरी ये है कि आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस की लैंग्वेज है। आप सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देख के कंपनी के फ्यूचर के बारे में पता लगा नहीं सकते, आपको उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि वो आपको सिर्फ स्टॉक के प्राइस को देख के बोल सकते हैं कि वो स्टॉक अगले 2 महीने में कहाँ जाएगा, और वो वहाँ पे कुछ लाइन ड्रॉ करके आपको बताएंगे कि देखो ये ऐसा पैटर्न बन रहा है। लेकिन दोस्तों हर स्टॉक के पीछे एक कंपनी होती है जो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करती है या सर्विस लोगों तक प्रोवाइड करती है। तो अगर कोई कंपनी किसी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं कमा सकती तो उसका स्टॉक प्राइस पास्ट में कैसा भी हो, वहाँ कोई भी पैटर्न बन रहा हो, फ्यूचर में वो स्टॉक नीचे जाएगा ही। तो इसीलिए तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस आप लोगों के लिए मेरी ये है कि जब भी आप कोई कंपनी के शेयर्स लेते हो तो आप ये मत सोचो कि आप उसमें सिर्फ 5 या 10 हज़ार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप ये सोचो कि आप उस कंपनी को पूरा खरीद रहे हो। जैसे मान लो आप एक बहुत ही रिच फैमिली से हो और आपको 2 कंपनी में से एक कंपनी को पूरी तरह खरीदना है, तो आप इन 2 कंपनी में से कौन सी कंपनी चुनोगे? एक है IRCTC और दूसरी है पिडिलाइट। अब दोस्तों ये दोनों कंपनीज के पास मोनोपोली है। IRCTC की मोनोपोली ऑनलाइन टिकट्स और रेलवे में कैटरिंग सर्विस की है, और ये पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की मोनोपोली फेविकॉल, फेविक्विक, MC और ऐसे प्रोडक्ट्स में है। और दूसरी तरफ IRCTC का PE रेशियो 200 का है और पिडिलाइट का PE रेशियो 90 का है। अब दोस्तों अगर आप इनका सिर्फ शेयर प्राइस देखोगे तो आप शायद IRCTC का स्टॉक ले लोगे, लेकिन अगर आप थोड़े ठंडे दिमाग से ये सोचोगे कि आप इन्हें पूरी तरह खरीद रहे हो तो आपके दिमाग में सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि नो डाउट IRCTC एक मोनोपोली है, लेकिन ये मोनोपोली तो हमारे हाथ में है ही नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को और दूसरे बिजनेसमैन को लाइसेंस दे सकती है ऑनलाइन टिकट सेल करने का और रेलवे में कैटरिंग सर्विस प्रोवाइड करने का, क्योंकि इनके पास कोई भी लीगल प्रोटेक्शन नहीं है जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क या लाइसेंस। गवर्नमेंट ने इनको कोई भी गारंटी नहीं दी है कि इनके पास ये मोनोपोली हमेशा रहेगी। लेकिन जहाँ बात आती है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज की, तो इनकी मोनोपोली में गवर्नमेंट के पास या किसी के पास भी कोई भी पावर नहीं है। इनकी मोनोपोली पूरे इनके हाथ में है, जो इन्होंने अर्न करके ली है, किसी ने इन्हें दिया नहीं है। तो दोस्तों इससे आपको आंसर खुद मिल जाएगा कि आपको कैसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इसीलिए अगर आप स्टॉक मार्केट में एक ट्रेडर या छोटे मोटे स्टॉक इन्वेस्टर की तरह सोचोगे तो आप बहुत सारी गलतियां करोगे, लेकिन अगर आप एक रिच बिजनेसमैन की तरह सोचोगे और एक इन्वेस्ट माइंडसेट रखोगे तो आप अपना काफ़ी सारा लॉस कम कर दोगे और टेंशन भी कम कर दोगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ